हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड स्केयर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज से एक नई सीरीज शुरू हो रही है जिसमें हम हिंदी शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, यह बुक यूथ पब्लिकेशंस की है जिसमें सभी एग्जाम के हिंदी के प्रश्नों को कवर किया है। दोस्तों, इस बुक में 10,920 प्लस प्रश्न हैं जो हमारे कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है, इस बुक से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 100% यहीं से प्रश्न मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, इससे हम सभी चैप्टर को कवर करेंगे। दोस्तों, हिंदी की आज पहली क्लास है जिसमें हम हिंदी वर्णमाला के सभी प्रश्नों को देखेंगे और हिंदी वर्णमाला एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। इसमें 2022 का एडिशन है। इसमें यूथ पब्लिकेशंस की ये बुक है जिसमें बहुत सारे एग्जामों के प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, पैड, वीडियो लोअर, बहुत सारे एग्जाम हैं जिसके प्रश्न दिए हैं। दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग देखते हैं। सामान्य हिंदी से है, परीक्षा प्लानर है, अध्याय सोलह पेपर से सामान्य हिंदी के 386 प्लस प्रश्न पत्रों के अध्यायवार विभाजित, जिसमें 10,920 प्लस पूछे गए प्रश्नों का अद्वितीय संकलन है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है जिससे हम लोग आज पहला चैप्टर कवर करेंगे, ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। चलिए चलते हैं, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें दिया है चैप्टर 1 वर्ण, वर्णमाला, परिभाषा एवं भेद। इसका पहला क्वेश्चन वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। वर्णों के दो भेद हैं, जैसे कि नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, दूसरा वर्णों के समुदाय को कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को कहते हैं ऑप्शन ए वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। इसमें दिया वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारण स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तीसरा वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला ऑप्शन डी सही होगा। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें देखते हैं, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इसमें स्वरों की संख्या 11 तथा आयोग व 2 और मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। क्वेश्चन नंबर अगला चौथा, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ। तो हिंदी भाषा की जो वर्ण लिपियाँ हैं 52, जो कि कुल वर्णमाला में अक्षर होती हैं 52, वही लिपियाँ हैं। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या है 52 है। स्वर, इसमें स्वर दिए हैं 11 और व्यंजन की ये स्पर्श व्यंजन जो है इसमें 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, संयुक्त 4 और अयोगवा 2 हैं और द्विगुण 2 हैं। टोटल मिला के इसमें योग है इसका 52 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 5वां, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जो कहलाती है वो वर्ण कहलाती है। ऑप्शन बी। शब्द अथवा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11, मूल व्यंजनों की संख्या 33, 2 आयोगवा और 2 द्विगुण तथा 4 संयुक्त वर्ण, क्षेत्रज्ञ और श्री, ये है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 6वां, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को ऑप्शन डी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा ही स्टार्ट हो रहा है। इसमें दिए हैं स्वर, वर्ण और परिभाषा, भेद एवं संख्या। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हरस्व। हरस्व में हम लोग देखते हैं यानी कि उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। नंबर 1 इसमें हरस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हरस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, री हरस्व स्वर
इन्हें एक मासिक स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है वो इसी में देख दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सभी दीर्घ हैं। और प्लुत में ओ करके आते हैं, जिसमें जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत कहते हैं। 3 अंक का चिन्ह होता है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 8। बड़ तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये अपन लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत मात्रा के आधार पर स्वर के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 9। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से यूपी ट्रिपल से वीडियो सेकंड शिफ्ट में और यूपीएसआई के थर्ड बैच में ये आ चुका है। इसमें देखते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण के भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 10। स्वरों की संख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है पर यूपीएसआई और यूपीएसआई में आया हुआ है, इसका ऑप्शन भी ए सही होगा। स्वरों की संख्या जो है 11 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 11वां। स्वर ध्वनि के प्रकार। तो स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं, ये दिया है ऑप्शन, दीर्घ और ह्रस्व और प्लुत, ये तीनों ही स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा, उपयुक्त तीनों। मात्रा हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि तीनों के उच्चारण एक स्वर ध्वनि के प्रकार, जैसे कि ह्रस्व में एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्रा के, जबकि प्लुत में 3 मात्रा का समय लगता है। इस प्रकार हम लोग पीछे देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 12। स्वरों का उच्चारण जो होता है किस प्रकार होता है? तो जो स्वरों का उच्चारण होता है बिना किसी की सहायता से होता है, यानी स्वतंत्र रूप से। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 13वां। स्वर किसका भेद है? जो स्वर है वो वर्ण का भेद है, स्वर वर्ण का भेद है, ऑप्शन सी सही होगा। इसमें देखते हैं, स्वर हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों का भेद है। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर में है, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध अथवा बाधा से होता है, ये सभी स्वतंत्र हैं। ऑप्शन अगला है व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। 13 क्वेश्चन था ये। अगला देखते हैं 14वां। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4, आ, ई, उ, री। ठीक है, इस ह्रस्व में ये दिए हैं 4, आ, ई, उ, री, और दीर्घ में ये हैं बड़ा अब करके 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, 7 और 4 11, टोटल इन स्वरों की संख्या 11 मानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 15वां। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है उनको कहते हैं, उन्हें कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, गुरु स्वर। क्वेश्चन अगला है 16वां है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर है, अभी हम लोग चर्चा पीछे कर चुके हैं, बड़ा आ दीर्घ स्वर है इसमें, जबकि ये है ये है ह्रस्व है और ये है संयुक्त। इसमें ये और सी ऑप्शन और डी है जो कि है संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है, संयुक्त स्वर, सॉरी। अगला क्वेश्चन है 17वां। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो इसमें संयुक्त स्वर है ऊ नहीं है, ये ऑप्शन सी, बड़ा ऊ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 18वां। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? इसका ऑप्शन नंबर सही डी होगा सही, प्लुत। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, सुनो आदि। और अगला क्वेश्चन 19, प्लुत स्वर कौन सा है? तो
प्लुत जो है बर्तनी की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ओम, ये सही है। 19, अगला है 20। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? तो इसमें संयुक्त स्वर माना गया ऑप्शन नंबर डी, ए को, ये संयुक्त है। ठीक है, तो इसमें आ और छोटी ए मिला के बड़ी ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो उसमें जो संयुक्त स्वर हैं जो सभी हैं ये हैं। इसमें हरस आ है, ठीक, हरस री है, और इसमें सारे संयुक्त नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, ऑप्शन डी। ठीक है, जबकि जो ए आ बड़ा आ इसमें सी ऑप्शन में दीर्घ है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है 22। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी, ओ। क्वेश्चन नंबर अगला है 23। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद कि इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विभ्रत स्वर। विभ्रत स्वर इसमें देखते हैं, विभ्रत स्वर जीव के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों के अंतर्गत नहीं आता है। यह के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। विभ्रत स्वर वे स्वर हैं जिनका उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं, विभ्रत, अर्धविभ्रत और अर्धसंवृत और संवृत। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 24। अर्धविभ्रत स्वर है, तो इसमें अर्धविभ्रत स्वर है ऑप्शन नंबर बी, ए। अगला क्वेश्चन है 25। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो इसमें जो ओष्ठ है आप बोल के भी चेक कर सकते हैं, माँ, वा, उ, आ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसमें कि ओष्ठ नहीं है। आ वर्ण ओष्ठ नहीं है, यह कंठ ध्वनि है। उ ऊ तथा पा वर्ग के वर्ण ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 26 है। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो इसमें कंठ है आ वर्ण जो है वो कंठ है। दिए गए वर्णों में आ कंठ है, ई और ई तालव्य वर्ण तथा उ ओष्ठ वर्ण है। अगला है 27। ई चा, छा, जा, झा या आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इनका उच्चारण होता है तालव्य से। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे ये वर्ण दिए हैं ई, चा, छा, जा, झा या आदि। ये इसमें दिए कंठ वर्ण और मूर्धन, ओष्ठ, तालव्य। आप बोलकर भी चेक कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी DSSC TGT और ये TGT मैथ और हिंदी में आया, यूपी SSC वीडियो में भी आया हुआ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे इम्पोर्टेंट है। 28। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर जो है स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 29। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण है उ। बोल के भी चेक कर सकते हैं, आ ई उ, इसमें कि ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, इसलिए उ ओष्ठ वर्ण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30। कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रा और सा। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे आ ई आदि। निर्नासिक स्वरों में उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे आ ई आदि। रा को लुंठित स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 37। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कहलाती हैं, जिनकी ध्वनि मुख से निकलती है उन्हें कहते हैं ऑप्शन डी, निर्नुनासिक स्वर। क्वेश्चन नंबर अगला है 38। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा आवृत्तिमुख स्वर है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
39। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो जो ऊ है वो है पश्च संवृत। क्वेश्चन नंबर अगला है 40। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो स्वर का वर्गीकरण नहीं है, इसको 40 का होगा ऑप्शन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। 40 का ऑप्शन नंबर डी दित्व। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है, तो री जो है वो स्वर है, ठीक है, जिसमें कि स्वर 11 है जबकि व्यंजन 33। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ भी 4 होते हैं जबकि ऊष्म भी 4 होते हैं, तो अंतस्थ और ऊष्म मिलके 8 होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 43। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पश्चिमाक्षरों की संख्या कितनी है? तो पश्चिमाक्षरों की जो संख्या है आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पश्चिमाक्षरों की संख्या 5 ही होती है, इसलिए इन्हें पश्चिमाक्षर कहते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में पश्चिमाक्षरों की संख्या 5 है। यहाँ ड़ा ना मा, इनकी गणना अनुनासिक व्यंजनों में होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 44। स्वतंत्र तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया, अघोष और सघोष। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये था आपका 44। अगला देखेंगे 45। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर, ऑप्शन ए। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, अर्थात व्यंजन एवं स्वरों के मेल को अक्षर कहते हैं। जैसे आधा का और आ मिलके पूरा का होता है, इसी प्रकार में दिए हैं सभी एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 46। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म जो व्यंजन है वो गा नहीं है, तीनों सा है, सा ये तीनों की ऊष्म व्यंजन है, जबकि गा ऊष्म व्यंजन नहीं है। इसमें दिया है दिए गए वर्णों में गा ऊष्म व्यंजन नहीं है। यह एक स्पर्श व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। शेष वर्ण ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन सा हा होते हैं, 4 होते हैं जबकि ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर अगला है 47 में देखते हैं निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनि है का और खा, ऑप्शन ए कंठ ध्वनि। अगला 48 है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है या कौन सा है? तो घा का है कंठ, इसका भी कंठ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें दिए दंत मूर्धा तालु, ठीक है, इसे देख लीजिए आप। 49। निम्नांकित में से कंठ ध्वनि है, तो कंठ ध्वनि है, अगर पता है भी पढ़ रहे हैं का वा का खा गा घा, ये कंठ ध्वनियाँ हैं, ठीक है। जबकि पा फा वा भा ये ओष्ठ ध्वनियाँ, या रा ला वा अंतस्थ ध्वनियाँ, चा छा जा झा ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। ये क्वेश्चन आपका 49 था। अगला देखते हैं 50 नंबर है, निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है, उसमें जो कंठ ध्वनि है वो गा, ठीक है, जो कि का की लाइन में आती है, इसमें का वर्ग में आती है, का खा गा घा ये सभी कंठ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ये का वर्ग में आती है। हिंदी की सा ध्वनि है, तो हिंदी जो है हिंदी की सा ध्वनि है, जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा तालब। तो सा ध्वनि है ये तालब है तथा ये ऊष्म व्यंजन भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य व्यंजन है ऑप्शन नंबर बी, चा छा झा झा ये तालव्य व्यंजन है। अगला 53 चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो चा और छा का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, या का उच्चारण स्थान है, तो या का उच्चारण स्थान है तालु से, ये अंतस्थ व्यंजन भी है। या वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, या व रा ला ये अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म, अंतस्थ भी 4 व्यंजन होते हैं जबकि 4 भी ऊष्म भी 4 वर्ण होते हैं, ठीक है। निम्न में तालव्य ध्वनि है, तो इसमें तालव्य जो ध्वनि है वो सा,
सा जो है वो तालव्य भी है तथा ऊष्म भी व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है 56। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो हिंदी की जो तालव्य ध्वनियाँ हैं इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चा छा जा झा। 56 का है ए। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ चा छा जा झा, ता था दा धा दंत ध्वनि है, टा ठा डा ढा मूर्धर ध्वनि है तथा पा फा बा भा ये ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 57। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो जो चा वर्ग है वो आता है आपका तालव्य में, तालव्य में। कचट तब से आप लोग देख सकते हैं, इसमें देखते ही इसमें आगे दिया है कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, ठीक है। ये लेकिन वर्ग नहीं है, आप देख लीजिए कचट तप करके ये सभी वर्ड देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन जो है 25 उसमें आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 58। चा छा जा झा या का उच्चारण स्थान होता है, तो इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 59। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य होता है? तो झा का तालव्य स्थान है झा। चा छा जा झा और या सा ये सभी व्यंजन तालव्य ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 60। 59 अगला है 60। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सी व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो उसमें से तालु से होता है छा का, तालु, ये तालव्य ध्वनि है, चा छा जा झा ये सभी तालव्य ध्वनियाँ हैं। 60 होगा। अगला देखते हैं हम लोग 61। 61 निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तालव्य है? तो तालव्य जो ध्वनि है वो जा है, अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे देखते हैं चा छा जा झा ये सभी तालव्य ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 62। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो दंत आप बोलकर भी चेक कर सकते हैं या जिसमें दांत का प्रयोग, दंत का प्रयोग नहीं हो रहा है, बाकी अन्य ता ला दा इसमें सभी दंत का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो ता ना दा टा, तो इसमें जो टा है इसमें दंत का प्रयोग नहीं हो रहा है। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। टा वर्ग के वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, शेष ता वर्ग के व्यंजन दंत है। चलिए क्वेश्चन अगला है 64। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो जो टा है वो मूर्धन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 65। सा का उच्चारण स्थान है, तो सा का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा से होता है, मूर्धा। इसमें देखते हैं 65 में सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अन्य उच्चारण स्थान से संबंधित वर्ण इस प्रकार हैं, इसमें कंठ दिया है, कंठ के दिए तालु, मूर्धा, दंत, ये आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 66। ढा वर्ग का उच्चारण स्थान है खाली स्थान और वर्ग का खाली स्थान है, रिक्त स्थान हेतु सभी विकल्प चुनें। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टा वर्ग, तथा अब इसमें खाली स्थान में चौथे का है, ठीक है। ढा जो है टा वर्ग के दायरे में चौथा अक्षर है, चौथा वर्ड है। क्वेश्चन नंबर अगला है 67। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो ता है जो ता, ऑप्शन सी, वो दंत ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर अगला है 68। निम्न में से दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनि है ला, बोल की भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ला, खा, चा और फा ये दंत ध्वनि के दायरे में नहीं आते, इसमें ला जो है वो दंत ध्वनि है। क्वेश्चन अगला है 69 है। निम्न इनमें से दंत ध्वनियाँ हैं, तो दंत ध्वनियाँ ये ऑप्शन इसमें दिया है चा छा झा झा जा और झा। पा फा इसमें देखो ओष्ठ का यूज प्रयोग हो रहा है। अब ता था दा धा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, इसमें सभी वर्णों में दंत का प्रयोग हुआ है। 69 का होगा आपका सी, 69 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखते हैं 70। ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ला और सा, तो ला और सा का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंत से, आप बोलकर भी देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 71। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत वर्ण है? तो उसमें जो दंत वर्ण है
वो है ऑप्शन सी दा। दा दंत वर्ण है, जबकि अन्य के स्थान दिए हुए हैं। 72 है अगला, निम्नलिखित में से एक दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनि है धा। धा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला है 73, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे कहते हैं, उसे दंत कहते हैं। जिसमें दांत का प्रयोग होता है उसमें दंत कहते हैं। अगला है 74, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो इसमें सा कह रहे मूर्धन है, सा दंत है, और चा कंठ है, और सा तालब। तो इसका ऑप्शन नंबर सा सही होगा। ऑप्शन बी, ये वाला सा जो है वो दंत होगा सा, जबकि इसमें जो ये सा है जो कि मूर्छा होता है, ठीक है। और इसमें जो चा है वो तालब होता है, ये भी गलत ही है। जबकि सा ये भी तालब है। ये सभी ऑप्शन गलत हैं, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला है 75, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से जो बोलते हैं उसे दंत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 76, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है, तो इसमें ला जो है वो दंत वर्ण है। अगला है 77, निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है, तो इसमें सा जो है वो दंत वर्ण है। क्वेश्चन नंबर अगला है 78, पा फा बा भा मा, ये आपको बोलने से ही लग रहे हैं ये जो भी ओष्ठ व्यंजन है सभी। ऑप्शन बी सही होगा इसका, ओष्ठ। 79 देखते हैं अगला 79, हिंदी हिंदी की वा ध्वनि है, तो वा ध्वनि है वो की ओष्ठ ध्वनि है, ठीक है, जो कि पा वर्ग में आती है, पा वर्ग में। 80 में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है, तो या रा ला वा, ये चार ऑप्शन या रा ला वा दिए हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी जो कि अंतस्थ नहीं है। तो अंतस्थ जब बा अंतस्थ वर्ण नहीं है, शेष सभी वर्ण अंतस्थ हैं। तो अंतस्थ वर्ण में आते हैं या रा ला वा आता है, जबकि वा नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 81, हिंदी वर्णमाला की वा ध्वनि है, तो हिंदी वर्णमाला की जो वा ध्वनि है वो है ओष्ठ। ओष्ठ ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं 82, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है, तो ओष्ठ ध्वनि आप बोल के भी चेक कर सकते हैं, बा भा छा रा ना। भा में आपको ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 83, वा व्यंजन है, तो जो वा व्यंजन है वो अंतस्थ है, या वा रा ला, या रा ला वा, ये सभी अंतस्थ, उसमें सा सा हा, ठीक है। और महाप्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण, जबकि आगोश में वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन तथा सा तीनों सा आते हैं जो आगोश में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 84, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो इसमें से जो स्पर्श व्यंजन या नहीं है, या है जो जो स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक है। या जबकि स्पर्श व्यंजन नहीं है तो क्या है, तो स्पर्श व्यंजन जो या है वो अंतस्थ व्यंजन है, जबकि ये का कंठ है, ठीक है, इसमें दिए अंतस्थ व्यंजन या वा रा ला, ये सभी अंतस्थ व्यंजन है। अगला 85, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं, तो या है जो कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला 86, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन वा होगा, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, या वा रा ला, ठीक है। अगला 87 में देखते हैं, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या, ठीक है, इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं अंतस्थ को। क्वेश्चन नंबर अगला है 88, निम्न वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो देखते हैं या रा ला वा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, ठीक है। या रा वा, या रा ला वा ये अंतस्थ हैं, चा छा जा झा ये स्पर्श व्यंजन है जो कि तालब के वर्ग में आते हैं, सा और हा ये ऊष्म व्यंजन है, और जो क्षेत्रज्ञ र ये की संयुक्त व्यंजन है। अगला देखते हैं 89, ऊष्म वर्ण कौन से हैं, तो जो ऊष्म वर्ण है ऑप्शन नंबर सी ऊष्म व्यंजन। क्वेश्चन अगला है 90, देखते ऊष्म वर्ण हैं, तो ऊष्म वर्ण है
सा सा सा, तीनों सा ऊष्म वर्ड के दायरे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 91, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन है आपका ऑप्शन ए हा, तीनों सा और एक हा जो कि ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर अगला है 92, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसमें संयुक्त व्यंजन है क्या? ऑप्शन बी, ठीक है, जो आधा जा और या वर्णों के संयोग से बनता है, तो इस ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। और फिर 93 देखते हैं अगला, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें दिए हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इस इन्हें तोड़ने के लिए बहुत आता है एग्जामों में। आधा का और सा 6 बनता है, त्रा से आधा ता और रा मिलके, जबकि ज्ञा जा और यहाँ से मिलके बनता है श्री, और सा और आधा सा और रा से मिलकर बनता है। अगला है 94, छा वर्ण व्याकरण के अनुसार है। तो छा वर्ण जो व्याकरण के अनुसार है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, फिर वही दे दिए चारों, इम्पोर्टेंट है इसलिए। ठीक है, 11 व्यंजन और 33 मूल व्यंजन, वो 11 स्वर होते हैं। ठीक है, अगला है 95, छा वर्ण किसके संयोग या किसके योग से बनता है? तो छा का और सा, आधा का और सा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं 96, ये तोड़ने के लिए बहुत आते हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा बना है ऑप्शन नंबर आपका बी, आधा जा और या। 97 देखते हैं अगला, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, गा गा, ऑप्शन बी। दिए गए व्यंजनों में गा अल्प प्राण व्यंजन है। इसमें देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण में। अल्प प्राण, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गम कम होता है तथा स्फुट भी अल्प ही होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा या रा ला वा ये अल्प व्यंजन है। ये सभी कौन से व्यंजन है? अल्प व्यंजन। जबकि महाप्राण में देखते हैं, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है अल्प प्राण की अपेक्षा, तथा स्फुट भी अधिक होता है, जिससे हवा हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा सा सा और हा महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। तो इसमें देखते हैं 98, क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो इनमें से जो अल्प प्राण है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, चा चा। तो चा वर्ड है जो अल्प प्राण है, जो कि तीसरा और पांचवा जो वर्ड कहे जाते हैं वो अल्प प्राण कहे जाते हैं। ठीक है, अगला है 99 का, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह जो है वो है चा जा या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 100, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो इसमें अल्प प्राण होगा ता अल्प प्राण है, शेष जो है वो महाप्राण है। अगला 101 देखते हैं, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो जो अल्प प्राण है वो, इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों अल्प प्राण दिए दिए, इसलिए ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही होंगे। दिए गए विकल्पों में से आ, छोटा आ और बड़ा आ तथा का गा अल्पप्राण वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अंतस्थ तथा सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्पप्राण। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 102। तो 102 में देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है महाप्राण। महाप्राण। क्वेश्चन नंबर अगला है 103। 103 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है? तो महाप्राण ध्वनि होगी घा। 2 और 4 के वर्ण के अंतर्गत जो आते हैं उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो गा जो वर्ण है वो महाप्राण ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 104, इनमें महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो महाप्राण ध्वनि है घा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 105, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो महाप्राण वर्गों वाला जो है, वर्णों वाला वर्ग जो है वो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए,
2 और 4 वर्गों के जो दायरे में वर्ण आते हैं उन्हें कहते हैं महाप्राण, जबकि 1, 3, 5 ये अल्पप्राण होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 106, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण आती हैं आपके दूसरे और चौथे में। महाप्राण ध्वनियाँ प्रत्येक वर्ग के दूसरे व चौथे व्यंजन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 107, निम्न में से महाप्राण वर्ण है, तो इसमें महाप्राण वर्ण है वो था। दिए गए विकल्पों में महाप्राण वर्ण था है, शेष जो दिए हैं वो अल्पप्राण दिए हैं। 1, 3, 5 के अंतर्गत आती है ये सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है 108, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण जो व्यंजन है वो है घा। ऑप्शन नंबर है इसका सी। ठीक है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 109, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो उसमें महाप्राण व्यंजन है भा। जो अन्य ऑप्शन दिए हैं ये हैं अल्पप्राण। महाप्राण कौन से वर्ग में आती है? दूसरे और चौथे में, और जबकि अल्पप्राण 1, 3, 5। ये आपको याद रखना है। 110, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष और सघोष ये हम लोग और पढ़ेंगे। तो अघोष वर्ण इसमें से और 4 दिए हैं विकल्प, जिसमें से अघोष पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सा। ये है अघोष। ठीक है, इसमें देखते हैं, नाद की दृष्टि से जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, स्वर तंत्रियां खुली रहती हैं और वायु बिना अवरोध के बाहर आ जाती है, वे अघोष व्यंजन कहलाती हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा सा तीनों सा अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अतः प्रश्नगत वर्णों में से सा जो है वो अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर अगला है 111, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो इसमें से जो अघोष है वो है का। ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण और सा तीनों सा अघोष में आते हैं, तो इसमें जो का दिया है वो पहले वर्ग से है। ठीक है, का अघोष है जो कि पहले वर्ग से है। शेष वर्ण जो है वो सघोष है। अगला है 112, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो इसमें जो अघोष है वो है चा जो है वो अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 113 में देखते हैं हमें, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो जिसमें अघोष है तो अघोष में हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर इसमें इसका होगा ऑप्शन नंबर ए सही, पा। ठीक है, निम्न वर्णों में पा अघोष वर्ण है, अन्य सभी जो दिए हैं वो सघोष है। कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? तो इसकी जो ऑप्शन होगी वो 2 सही हो जाएंगे, बी और सी, ता और ऑप्शन सी में सा। ता और सा ये दोनों ही घोष नहीं है। ठीक है, इसमें दिए हैं बी सी दोनों सही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा सा तीनों सा अघोष व्यंजन है। अगला है 115, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें घोष वर्ण जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जा। घोष और सघोष एक ही चीज है। ठीक है, दिए गए वर्णों में वर्ण जा घोष अथवा सघोष वर्ण है, शेष अघोष है। सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष वर्ण आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बा जो वर्ण है वो सघोष है। अगला है 117वां, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो व्यंजनों का जो वर्गीकरण नहीं है उसमें ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, उच्छिप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 118, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गा जो है वर्ण वो घोष है, बाकी सभी अघोष है। घोष अथवा सघोष एक ही चीज है। इसका अगला देखते हैं 119वां नंबर, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दा जो वर्ण है वो घोष है। अगला है 120, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो इसमें हा जो है वो संघर्षी वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 121, सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये उसमें संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, 122, निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि है वो ला। ठीक है, पार्श्विक ध्वनि ला है, जबकि लुंठित रा है। अगला है इसमें देखते हैं
123 निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, ला है, ऑप्शन बी, 123 का बी, 123 का बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 124 सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो सभी स्पर्श व्यंजन जो हैं कचट तप, ये यानी कि का, चा, पा और दा, ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 125 है, का से, इसमें देख पीछे दिया है बर्ण, बर्ण का से माँ तक सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जो कि इनकी संख्या 125 होती है। इसमें दे दिया है अगले में, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कचट तप ये 5-5 सभी में होती है। ये लास्ट वाला आपका जो है पंचम वर्ण है, जो पंचम वर्णों की संख्या भी 5 होती है। ठीक है। अगला है 126 स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन है उसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कचट तप में ये सभी वर्ण आते हैं जो कि स्पर्श व्यंजन है। अगला है 127 इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छे, त्रक, ज्ञा ये सभी हैं संयुक्त, जबकि फा है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है 128 निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो छे, त्रक, ज्ञा ये सभी हैं संयुक्त व्यंजन, जबकि झा है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है। ये स्पर्श व्यंजन आता है, झा जो है वो स्पर्श व्यंजन। अगला है 129 निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? तो जो टा वर्ग में है वो धा नहीं है, टा, ठा, डा, ढा ये सभी आती हैं, जबकि धा है वो टा वर्ग में नहीं आता है। ये कचटतब स्पर्श व्यंजन जो है 25 होते हैं, जो जिसमें दिया था आपको टा वर्ग में टा, ठा, डा और ढा, ड़ा ये सभी आती हैं। 5 वर्गों में इन्हीं व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जिनमें 5-5 व्यंजन शामिल होते हैं। अगला है 130वां नंबर कौन स्वर नहीं है? तो आ, उ, ए ये सभी स्वर हैं, जबकि बा स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 131 हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का है शब्दकोश के अनुसार। ठीक है। इसमें सभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये गलत होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोग का के बाद पूछ ले, का के बाद, और वो भी कैसे? शब्दकोश में। तो का के बाद जो आता है इसमें देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, छा। तो शब्दकोश में का के बाद सा। ठीक है। शब्दकोश के अनुसार का के बाद छा वर्ण आता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 132 इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 132 देखते हैं अगला हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले जो शब्द आएगा वो आएगा रीछ, ये पढ़ने में। ठीक है, रीछ। अगला है देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला है 30 132 के बाद 133वां देखते हैं अगला 133 शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? शब्दकोश में सबसे पहले जो शब्द आएगा वो आएगा आँख। क्वेश्चन नंबर अगला है 134 हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा हैं? तो अयोगवा होते हैं 2 अयोगवा। ठीक है, 2, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, 2 अयोगवा होते हैं। ठीक है। अगला है 135 में जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजनों में की जाती है उन्हें कहते हैं, उन्हें अयोगवा कहते हैं। अयोगवा 2 होते हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। अगला है 136 में ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, अंग और हा, यानी कि अयोगवा और वो अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, जो कि 2 अयोगवा है संयुक्त रूप से। क्वेश्चन नंबर अगला है 137 में अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो अनुस्वार के संबंध में जो कथन है वो आपका डी सही नहीं है, इसे अंक के रूप में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 138 में अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो जो अनुस्वार है वो पंचमा वर्ण का कार्य करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है अंग व्याकरण के अनुसार है, तो जो है अंग जो है अनुस्वार है। क्वेश्चन नंबर अगला है 140
अयोगवा कहा जाता है? तो जो अयोगवा है वो विसर्ग को कहा जाता है, विसर्ग को अयोगवा कहा जाता है। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। क्वेश्चन नंबर अगला है 141 में, 141 ध्वनि से संबंधित प्रश्न है ये। जब एक ही ध्वनि का द्वत्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वत्व हो जाए तो युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 142 में, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो जो संबल ध्वनि का वर्गीकरण है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संप्रक्त ध्वनि। अगला है 143 में, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो जो अशुद्ध है ऑप्शन नंबर ए आपका अशुद्ध है। वो ऑप्शन नंबर ए जो चा है वो तालब और महाप्राण दे रहे, जो कि गलत है। चा जो है तालब महाप्राण जो कि अशुद्ध है, जबकि चा जो तालब ध्वनि तो है परंतु महाप्राण ना होकर ये जो चा है वो अल्प प्राण है। ठीक है, अल्प प्राण है, चा है जो अल्प प्राण है। अगला 144 में देखते हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ होती हैं दो प्रकार की, स्वर और व्यंजन, दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। 145 में देखते हैं अगला, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की ध्वनि नहीं है? तो देवनागरी लिपि की जो ध्वनि नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए ग्रीवा ध्वनि, बाकी सभी जो देवनागरी लिपि में आते हैं। अगला है 146 में, 146 में भाषा की मूल इकाई है। तो जो भाषा की मूल इकाई है वो ध्वनि है, भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 147 में, वर्ड संबंधी कुछ क्वेश्चन है। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 148 में, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन है यहाँ, नासिक व्यंजन। अगला है 149 में, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो रा व्यंजन जो नहीं है ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, मातृभूमि। ठीक है, रा व्यंजन नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 150 में, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 150 का ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जो तत्सम शब्दों के में प्रयुक्त होती है। अंग और हा अयोग व ध्वनियाँ हैं तथा या रा ला व अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर अगला 151 में, वा का उच्चारण स्थान, तो वा का उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ठ है। ठीक है, वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। 152 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो इसका कथन जो है ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो। अगला देखते हैं 153 में, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? इसमें दिया है, फर्स्ट में दिया है अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। सेकंड में दिया है वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। ठीक है, वर्ग का पश्चिमा अक्षर अनुनासिक होता है, ये सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। तो इसके और कोई तीनों कथन सही होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा, तीनों कथन सत्य हैं इनके। अगला है 154वां नंबर है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो अनुनासिक वर्ण जो है आपका ऑप्शन नंबर सी माँ, माँ अनुनासिक वर्ण जो को पंचमा अक्षर के दायरे में आता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 155, दृक का वर्ण विच्छेद है, तो इसका वर्ण विच्छेद जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 156, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है, तो उद्यान का वर्ण विच्छेद जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी उद्यान। ठीक है, अगला है 157, काकल वर्ण कौन सा है? तो जो काकल वर्ण है वो है हा, हा वर्ण है जो काकल है। इसमें देखते हैं उपयुक्त विकल्पों में हा काकल ध्वनि है,
जिन जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल व्यंजन कहते हैं। या अंतस्थ व्यंजन सा ऊष्म व्यंजन अड़ा टा वर्ग का पश्चिमाक्षर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 158वां है। रा का विवरण है, तो जो रा है उसका ऑप्शन नंबर आपका होगा ए। वत्स और लुंठ सगोस अल्पप्राण व्यंजन, ये सभी रा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 159वां। 159वां क्वेश्चन है, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। तो जो या है वो अर्ध स्वर है। या और वा अर्ध स्वर कहलाते हैं। रा लुंठित व ध्वनि है, जबकि ला पार्श्विक ध्वनि है, और पा जो है वो ओष्ठ वर्ण है। क्वेश्चन नंबर अगला है 160। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि आगोश और महाप्राण ध्वनि है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। खा खा जो है वो कंठ भी है, स्पर्श भी है, और आगोश और महाप्राण भी ध्वनि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 161। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, तो उसे लिपि कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 162। 162 हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का वर्ड जो रिपीट क्वेश्चन है, का के बाद आता है। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आधा का और सा वर्णों के योग से मिलकर बनता है। अगला 163। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो वर्णमाला का जो अक्षर इसमें ऑप्शन दिए हैं, इसके ऑप्शन नंबर ई और बड़ी ई जो ये हैं, जो कि स्त्रीलिंग वर्ण हैं ये, बाकी जो दिए वर्ण हैं वो पुल्लिंग वर्ण हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 164। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो री की मात्रा का जो उपयोग हुआ ऑप्शन नंबर डी में और वृष्टि में। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, जब वृष्टि को आप तोड़ेंगे तो उसमें री निकलेगी। ठीक है, अगला है 165वां। 165 निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो इसमें जो स्वर है वो ऑप्शन नंबर डी, ये या स्वर नहीं है, ये व्यंजन है जो कोई पश्चिमाक्षर है। अगला है 166वां। 166वां देखते हैं। जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वतंत्र तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्ण के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो जिनमें स्वतंत्र तंत्रियों में कंपन होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 166 का जो होगा आपका 166 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 166 का सी काकल। ठीक है, 167 देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर वी सही होगा, वर्ण विच्छेद कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 168वां है। हिंदी शब्द में री स्वर नहीं है, तो री इसमें किस में नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसमें री का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगला 169वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यह कि नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? तो ऐसे इसमें दिया है संपर्क में वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वर्ष। जिहा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को वर्ष कहते हैं। वर्ष व्यंजनों के अंतर्गत ना, सा, रा, ला आते हैं। दोस्तों, ये आपकी वर्णमाला से संबंधित पूरी क्लास थी। दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी है इसका फीडबैक हमें ज़रूर दें। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग हिंदी को लेकर आएंगे दूसरी क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।